हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। हिंदी में इसका मतलब है स्व अनिश्चितता। नाउ सबसे पहले तो अपन अनिश्चितता या इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब समझते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है। अनिश्चितता का मतलब है कि जब पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अंकुरित नहीं होता है, यानी कि उसमें से जर्म जो पोलन ट्यूब है वो ना निकले, अथवा पोलन ट्यूब निकले लेकिन उसका जो मेल न्यूक्लियाई है वो मेल न्यूक्लियाई जाकर एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद एग से फर्टिलाइज्ड ना हो। अब ये क्यों जरूरी है अनिश्चितता, अपन देखते हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि पॉलिनेशन के कई सारे मेथड हो सकते हैं और उन पॉलिनेशन के मेथड में कोई भी इंटेंसली ऐसा नहीं होता है कि वो उसी प्रजाति के पराग कण को लेकर उसी प्रजाति के पौधे पर जाए। ये एक संयोगवश होता है, जैसे वायु एक मेथड है वायु के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनजाने में ही उस प्रजाति के पराग कण जो है उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के ऊपर जो पुष्प है वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन चूंकि ये कैसा है, संयोगवश है, तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि कई बार दूसरी प्रजातियों के पुष्प के परागकण जो है वो भी पहुंच जाते हैं। जैसे गुलाब के ऊपर भिंडी के परागकण पहुंच गए। अब ऐसी स्थिति में या दूसरे अपन देखते हैं ककड़ी के ऊपर भिंडी के परागकण पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि परागकण तो पहुंच गए लेकिन वो परागकण जो है वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे, उनसे पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न प्रजाति के हैं। तो ये कैसे पता चलता है प्लांट को कि ये मेरी ही प्रजाति का है? तो इसको तो अपन बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना, सेक्सुअल या लैंगिक अनिश्चितता। ये तो हो गई लैंगिक अनिश्चितता, जिसमें अपन देखते हैं दो विभिन्न प्रजातियों के अगर पराग कण और वर्तिकाग्र आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो सिग्नल है या जो मॉलिक्यूलर सिग्नल है वो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पर उपस्थित जो लोकस होते हैं उन जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं विभिन्न प्रजातियों के अंदर। लेकिन अपन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के करीब 80% कुलों के अंदर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। इसके बावजूद अपन देखते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें बहुत कम देखने को मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका कि स्वयं का परागकण यानी उसी पुष्प का परागकण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाता है तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऐसी होती है या जीन का इंटरेक्शन ऐसा होता है जिसकी वजह से स्वयं का परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट ना हो। इसका कारण क्या है? इसका एक मेजर कारण है कि अगर ऐसा संभव होगा, लगातार ऐसा संभव होगा तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी, विभिन्नताएं नहीं आएंगी। और दूसरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 वो प्रजाति जो है वो वातावरण की बदली हुई परिस्थितियों में स्वयं को एडजस्ट नहीं रख पाएगी और धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान वो विलुप्त हो जाएगी। तो विलुप्ति के खतरे से बचने के लिए उनमें विभिन्नताएं आना जरूरी है। और विभिन्नताएं कब आएगी? जब दूसरा जेनेटिक मटेरियल उसके पास में आएगा, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, सेल फर्टिलाइजेशन हो, अगर स्वयं के परागकण से ही हो तो उसमें सबसे कम जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। इसी कारण अपन देखते हैं कि इन पौधों के अंदर स्वयं के पराग कण को जर्मिनेट होने से रोकते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जिसमें एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है खुद में सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है या स्वयं के पराग कण को अपनी स्वयं की स्टिग्मा पर अंकुरित होने से रोकता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। मतलब समझ में आ गया, स्व अनिश्चितता।
इसको क्या बोलेंगे? स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। और ये ज़रूरी है ताकि विभिन्नताएं बनी रहें, विभिन्नताएं आती रहे और उस जाति का एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर बना रहे या उसका सर्वाइवल बना रहे। ना अपन देखते हैं कि ये जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? कार्ल ल्यूटर ने दिया। और ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला तो है पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, सबसे मेजर कारण है। जो अपन ने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, यानी कि परागकण और जायांग जो है इनके बीच में जो स्टिग्मा है, जायांग का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वर्तिकाग्र जिसको बोल रहे हैं, तो वर्तिकाग्र और परागकण दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक स्तर पर क्या होता है? इंटरेक्शन होता है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। तो पहला तो सबसे मेजर रीज़न या कारण कौन सा है कि इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो चाहे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी हो, दोनों के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जहाँ पर पोलन और स्टिग्मा से निकलने वाले रसायन या प्रोटीन कह सकते हैं, जीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन, वो एक दूसरे को पहचानते हैं और अगर वो एक दूसरे के सूटेबल है तो क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं, और अनसूटेबल है तो जर्मिनेशन नहीं करते हैं। अब अनसूटेबिलिटी अभी मैंने बताया कि अगर दो विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे आलू और बैंगन है तो एक ही कुल के लेकिन दो अलग अलग प्रजाति हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो अनिश्चितता होगी वो तो निर्धारित किससे होगी? एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन से। जबकि अगर एक ही प्रजाति में हो और अपन देख रहे हैं कि खुद के ही पादप यानी खुद के ही पुष्प में उसी पुष्प के परागकण के द्वारा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। नाउ दूसरा रीजन कौन सा हो गया? पोलन ट्यूब और स्टाइल इंटरेक्शन। तो पहला स्टेप तो कौन सा है कि परागकण और वर्तिकाग्र आपस में इंतरक्रिया करें। अगर यहाँ से भी पार हो जाता है तो दूसरा लेवल एक और है, कौन सा? कि पराग ट्यूब और वर्तिका इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी पराग ट्यूब के अंदर बनने वाले प्रोटीन और स्टाइल या वर्तिका के अंदर वाले जो इसके अंदर जो प्रोटीन है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच में सिग्नल ट्रांसडक्शन। नाउ तीसरे स्टेप पर अपन देखते हैं कि तीसरा स्टेप और है पोलन ट्यूब और ओवरी इंटरेक्शन, यानी कि जिस समय पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर जो बीज ओव्यूल के अंदर जब एंटर होने की कोशिश करती है वहाँ पर भी अपन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो तीन कारण है या तीन जगह पर इंटरेक्शन हो सकता है और यहाँ हर लेवल पर क्या होता है? मॉलिक्यूलर सिग्नल या आणविक स्तर पर सिग्नल पहुँचता है जिससे ये एक दूसरे को पहचानते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये इसको अपन क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। एक तो इसको अपन मॉर्फोलॉजिकली कर सकते हैं क्लासीफाई। मॉर्फोलॉजिकल क्लासीफाई का मतलब क्या है? जिसको अपन हेटेरोमॉर्फिक बोलते हैं। अब प्रकृति में अपन देखते हैं कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं या कुछ प्रजाति जैसे प्राइमरोज प्लांट जो है, प्रीमरोज प्लांट जो है उसके अंदर अपन देखते हैं कि दो तरह के पुष्प निकलते हैं। अब हेटेरोमॉर्फिक यानी कि विषम रूपी, दो प्रकार के जिसमें दो रूप मौजूद हो, विषम रूपी। हेटेरोमॉर्फिक क्या मतलब हुआ हेटेरोमॉर्फिक का? जैसे अभी अपन ने बात की कि प्राइमरोज जो है उसमें दो तरह के पुष्प निकलते हैं जिसको अपन थ्रम्बॉइड पुष्प और पिनऑइड पुष्प बोलते हैं। क्या मतलब है इसको थ्रम्बॉइड और पुष्पॉइड का? पहले अपन एक और चीज़ देख लेते हैं। उससे पहले इसको अपन और डिवाइडेड कर सकते हैं किसको? हेटेरोमॉर्फिक को डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली। डाई स्टाइली मतलब जिसमें दो तरह की स्टाइल या वर्तिका मिलती है और ट्राई स्टाइली जिसमें तीन तरह की स्टाइल या तीन आकार की स्टाइल मिलती है। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं थ्रम्बॉइड और पिनऑइड पुष्प की, इस ये है कौन सी? डाई स्टाइली, यानी दो तरह की स्टाइल मिलती है, यानी कि इसके अंदर दो तरह के पुष्प मिलते हैं। एक ही जो प्रजाति है प्रिमरोज की उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि दो तरह के पुष्प मिलते हैं। थ्रम्बॉइड पुष्प ये कैसा पुष्प है? यहाँ पर डायग्राम बना रखा है जिसमें स्टाइल जो है वो छोटी होती है और पुंकेसर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। दूसरा है पिनॉइड पुष्प। इसके अंदर अपन देखते हैं कि स्टाइल काफ़ी लंबी होती है और जो एंथर है या पुंकेसर जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं।
यानी कि दो तरह के पुष्प में अपन को दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, थ्रम्बॉइड पुष्प और पिनॉइड पुष्प। और ये जो निर्धारित हो रही है, ये जो चीज़ निर्धारित हो रही है, ये एक ही लोकस के द्वारा निर्धारित होती है। जीन स्तर पर एक ही लोकस के द्वारा और एक ही क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होती है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो इनका जीन कॉम्बिनेशन जो है, जैसे थ्रम्बॉइड की बात करें तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कैपिटल एस और स्मॉल, यानी कि हेट्रोलोगस प्रकार का इसके अंदर जीन क्या है, मौजूद है, एस और स्मॉल एस। जबकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि केवल कैसा है, विशुद्ध अवस्था में स्मॉल प्रकार के जीन ही मौजूद है, विशुद्ध अवस्था के अंदर इसके अंदर जीन मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में अगर थ्रम्बॉइड पुष्प के पुंकेसर थ्रम्बॉइड पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही पहुँच जाए तो दोनों में जर्म ट्यूब जो है वो नहीं बनेगी, इंट्रैक्शन होगा और पोलन ट्यूब जो है नहीं बनेगी। लेकिन अगर थ्रम्बॉइड पुष्प के परागकण पिनॉइड के ऊपर या उल्टा पिनॉइड के परागकण थ्रम्बॉइड के ऊपर पहुंचते हैं तो आसानी से दोनों में क्या होता है, जीन जो पोलन ट्यूब है वो आसानी से डेवलप हो जाएगी, आसानी से जर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ अगर अपन कह रहे हैं, अगर इसके जीन के हिसाब से देखें तो कैपिटल एस स्मॉल एस अगर इन दोनों के बीच में पहुँचे तो क्या होगा, जर्म ट्यूब डेवलप नहीं होगी। इसी तरह से स्मॉल एस इन दोनों के बीच में पहुंचे तो जर्म ट्यूब डेवलप नहीं होगी। कब डेवलप होगी, या तो इसके परागकण पिनॉइड के ऊपर या पिनॉइड के परागकण इसके ऊपर पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो जाएगी और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये तो हुआ कौन सा, डाई स्टाइली। इस तरह से ट्राई स्टाइली की बात करते हैं तो वो ट्राई स्टाइली का मतलब जिसमें 3 तरह के पुष्प मिलते हैं। एक शॉर्ट स्टाइल, काफ़ी छोटी यानी शॉर्ट प्रकार की, और ये जो है वो 2 जीन से निर्धारित होते हैं जिसको एस और एम नाम दिया गया है। तो इसके अंदर 3 तरह के पुष्प हैं, या तो स्टाइल शॉर्ट है, या स्टाइल मीडियम है, या स्टाइल लॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति में भी अपन देखते हैं कि किसी का सेम कॉम्बिनेशन अगर शॉर्ट स्टाइल के परागकण शॉर्ट स्टाइल के ऊपर पहुंचते हैं तो जर्मिनेट नहीं होंगे। इस तरह से इस वाले पुष्प के अंदर जिसमें मीडियम स्टाइल है, इसके परागकण इसी प्रकार के पुष्प के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी जर्म ट्यूब डेवलप नहीं होगी या जर्मिनेट नहीं होगा पोलन ग्रेन। इसी तरह से लॉन्ग स्टाइल के अंदर भी इसी के परागकण पहुंचेंगे या इस प्रकार के, यानी कि लॉन्ग जिन पुष्पों के अंदर लॉन्ग स्टाइल है उनके परागकण पहुंचेंगे लॉन्ग स्टाइल वाले पुष्प के अंदर ही, तो पोलन ट्यूब डेवलप नहीं होगी। लेकिन इनमें से किसी और में भी, जैसे लॉन्ग का मीडियम के ऊपर पहुंच जाए, या लॉन्ग का परागकण शॉर्ट के ऊपर पहुंच जाए, या शॉर्ट का मीडियम के ऊपर पहुंच जाए, शॉर्ट का लॉन्ग के ऊपर पहुंच जाए, या मीडियम का शॉर्ट पे पहुंच जाए और मीडियम का लॉन्ग के ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में पोलन ग्रेन जो है परागकण अंकुरित हो जाएगा, पोलन ट्यूब बनेगी और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये मॉर्फोलॉजिकली पहले से ही क्या हो गई, निर्धारित हो गई। कैसे, आकारी रूप से ही निर्धारित है कि थ्रम्बॉइड का सदैव परागकण जो है वो पिनॉइड के ऊपर ही अंकुरित होगा और पिनॉइड का परागकण थ्रम्बॉइड के ऊपर ही होगा। लेकिन थ्रम्बॉइड का स्वयं के ऊपर ही थ्रम्बॉइड प्रकार के पुष्प के ऊपर परागकण जो है वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से स्वयं पिनॉइड प्रकार के पुष्प का परागकण पिनॉइड प्रकार के पुष्प के ऊपर ही परागित नहीं होगा। तो इसको अपन आकारिक रूप से निर्धारित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरा है होमोमॉर्फिक प्रकार की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या लैंगिक स्व अनिश्चितता। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पुष्प, तो जिस पुष्प के अंदर किसी प्रकार का 2 प्रकार की आकारिकी नहीं है या किसी और प्रकार के आकारिक रूप से विभेदित नहीं है, सभी पुष्प एक समान है, इसके बावजूद अपन देखते हैं जो जिसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मिलती है। जैसे 70-80% पादप कुलों के अंदर इसी प्रकार का है या पुष्पों के अंदर इसी प्रकार का है कि पुष्प जो है वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के ऊपर अंकुरित नहीं होते। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, होमोमॉर्फिक बोलते हैं। अब इसको भी अपन फर्दर या आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
क्या मतलब हो गया गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी और स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी का? गैमेटोफिटिक का मतलब युग्मकोद्भिद। अब यहाँ अपन देखते हैं कि जो पराग कण अगर बन जाता है तो बनने के बाद वो कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। क्यों? क्योंकि पराग कण किसके द्वारा बनता है? मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो परागकण बन चुका है और बनने के बाद में अब अगर इसके द्वारा जो जीन प्रोडक्ट या जीनोटाइप जो है उसके द्वारा अगर निर्धारित होता है ये इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? GSI यानी गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वापस बताते हैं, परागकण के स्वयं के द्वारा जो जीनोटाइप बन रहे हैं, उसके जीव द्रव्य के द्वारा जो जीनोटाइप बन रहे हैं, उस जीनोटाइप के द्वारा अगर इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। लेकिन मियोसिस से पहले अगर जिस पादप से वो बन रहा है, यानी कि जो परागकण जिसके अंदर बनता है, कहाँ पर बनता है? परागकोश के अंदर। तो परागकोश की जो भित्ति है यानी स्पोरोफिटिक टिश्यू, क्यों? क्योंकि वो कैसा है? डिप्लॉइड है। तो स्पोरोफिटिक टिश्यू के द्वारा जो जीनोटाइप बन रहे हैं, उन जीनोटाइप के द्वारा अगर ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? SSI यानी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसको आपको फिर से एक बार समझाते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये मैटर, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा एक डायग्राम भी वापस बना दें ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे यहाँ मैंने एक पराग कोश का TS बना रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि चैम्बर उपस्थित है, ठीक है। इन चैम्बर के अपन देखते हैं कि ये जो पराग कोश है इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, ठीक है। और ये स्वयं अभी किसका पार्ट है? स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्भिद है, क्योंकि प्लांट का खुद का पार्ट है। अब यहाँ देखते हैं कि स्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन बनने से स्पोर टेट्राइड बना, और ये जब स्पोर टेट्राइड बिखरता है तो इससे पोलन ग्रेन बनते हैं। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना तो ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है, यानी गैमेटोफिटिक। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर पराग कण के स्वयं के जीव द्रव्य से जीनोटाइप बनते हैं और उसके द्वारा अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। इसी तरह से अगर इस जो स्पोरोफाइट यानी पराग कोश की भित्ति जो है उस समय उस भित्ति सबसे अंदर की जो परत है टेपिटम है, वहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि स्पोरोफिटिक टिश्यू से, बीजाणुद्भिद टिश्यू से अगर जीनोटाइप बनते हैं और उसके द्वारा अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जेनेटिक बेसिस क्या है, इसका आनुवंशिक आधार क्या है, इसको अपन समझते हैं तो अपन को क्लियर समझ में आएगा। आनुवंशिक आधार को समझाने के लिए सबसे पहले ईस्ट और मैगल्सडॉर्फ जो है, ईस्ट और मैंगल्सडॉर्फ 1925 इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। कौन सा कंसेप्ट दिया? ऑपोजिशन एस एलिल। यहाँ एस का मतलब शुरुआत में तो किससे रखा गया था? सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, लेकिन बाद में जब अपन देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो इसीलिए एस को अभी भी वही माना जाता है। एस का मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं अपन GSI की। GSI यानी कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब अभी अपन ने बताया कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जीनोटाइप अगर परागकण के स्वयं के द्वारा बने हैं तो ये क्या निर्धारित करेंगे कि वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, जैसे जो डोनर है यानी कि दो जो पेरेंट्स हैं जिसमें जीनोटाइप S1 और S2 है, तो इसके जो जीनोटाइप बनेंगे पोलन ग्रेन के द्वारा अगर निर्धारित हो रहे हैं तो वो कैसे बनेंगे? S1 और S2 हर एक के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स अपने सेम है। तो तीन प्रकार की कंडीशन अपन ने ली हैं, तीनों प्रकार में पोलन तो क्या बनेंगे? सेम बनेंगे, S1 S2 S1 S2 S1 S2 प्रकार के। अब यहाँ अपन देखते हैं कि जो पिस्टिल है उस पिस्टिल के अंदर जीनोटाइप क्या है।
तीन तरह की कंडीशन अपन ने रखी है। एक कंडीशन कौन सी है, S3S4, दूसरी कंडीशन है S1S4, तीसरी कंडीशन है S1 और S2। क्लियर है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं चूंकि जो पोलन बने हैं वो किसके द्वारा निर्धारित हो रहा, जीनोटाइप किसके द्वारा निर्धारित हुआ, गैमेटोफिटिक टिश्यू से, यानी पोलन के स्वयं के द्वारा निर्धारित हो रहा था। इसीलिए इसमें से एक भी इसके जैसा होगा तो वो तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा अगर उसके जैसा नहीं है तो वो अंकुरित हो सकता है। यहाँ अपन देखते हैं S3S4 है और परागकण कौन कौन से हैं, S1 और S2, तो दोनों ही अंकुरित होंगे और दोनों की पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुँचेगी, ओव्यूल तक पहुँचेगी। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं अपन, पिस्टिल का जो जीनोटाइप है वो क्या है, S1 और S4, चूँकि जो पोलन ग्रेन है उनका जीनोटाइप तो सेम ही है, S1 और S2। तो ऐसी स्थिति में चूंकि S1 एक मौजूद है तो S1 प्रकार का तो पोलन जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन S2 अगर जीनोटाइप वाला पोलन ग्रेन है तो वो आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा इसके ऊपर। तीसरी कंडीशन अपन देख रहे हैं कि अगर पिस्टिल का भी सेम हो S1 और S2 तो दोनों ही प्रकार के पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। क्लियर हो गया। इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रूप से, जो पोलन ग्रेन है वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो निर्धारित किसके द्वारा हुआ है, गैमेटोफिटिक टिश्यू के द्वारा। अब अपन बात करते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। यहाँ आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा इसको। यहाँ फिर से बात करते हैं अपन, पेरेंट तो वही है S1S2, S1S2, S1S2। क्लियर है। लेकिन यहाँ जीनोटाइप निर्धारित किसके द्वारा हो रहा है, स्पोरोफिटिक टिश्यू से, यानी कि जो परागकण बनते समय पराग कोश की भित्ति थी उसके द्वारा निर्धारित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परागकण बनेंगे, परागकण तो वही बनेंगे S1S2 प्रकार की, लेकिन जैसे S1 प्रकार का परागकण है तो उसकी वॉल जो है, उसकी भित्ति जो है, उसकी भित्ति में दोनों प्रकार के प्रोटीन मौजूद है। S1 भी मौजूद है और S2 भी, जिसको अपने यहाँ पर ने जो दर्शा रखा है, जैसे एक डार्क रंग की बिंदी दर्शा रखी है, एक खाली बिंदी दर्शा रखी है, तो इसको अपन बोलते हैं S1 और ये S2 प्रकार का प्रोटीन। तो भले ही इसका जीनोटाइप तो S1 है, लेकिन इसकी वॉल जो है, इसकी भित्ति जो है परागकण की, उसके ऊपर दोनों प्रकार के प्रोटीन मौजूद हैं। इसी तरह से S2 जो है उसमें जीनोटाइप तो S2 का है, लेकिन जो वॉल है, भित्ति जो है, उस भित्ति के ऊपर दोनों प्रकार के प्रोटीन मौजूद हैं, यानी S1 और S2। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने पास में जो पिस्टिल है, पिस्टिल का जीनोटाइप में से किसी एक प्रकार का भी प्रोटीन मौजूद है तो ऐसी स्थिति में वो जर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बात करते हैं, पिस्टिल का क्या हो गया, S1 और S3 है, ठीक है, और जो पोलन ग्रेन है वो S1 और S2 दोनों मौजूद हैं। अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, S2 तो नॉर्मली इसके ऊपर होना था, जर्मिनेट होना था, लेकिन S2 भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों जर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि S2 की वॉल जो है, भित्ति जो है, S2 प्रकार का जो परागकण, उसकी भित्ति के अंदर दोनों प्रकार के प्रोटीन मौजूद है। S2 तो है ही है, लेकिन S1 भी मौजूद है, और चूंकि S1 प्रोटीन है और यहाँ पर इस एलील के अंदर, पिस्टिल के एलील के अंदर भी S1 प्रोटीन मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में सेम एलील होने की वजह से, सेम प्रोटीन होने की वजह से ये एक दूसरे को पहचानेंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। जबकि यहाँ कंडीशन की बात करें, S3 और S4 की बात करें, तो अब चूंकि इसके अंदर जो पिस्टिल है उसके अंदर बिल्कुल अलग प्रकार के एलील मौजूद है, बिल्कुल अलग प्रकार की प्रोटीन मौजूद है, और यहाँ बात करें तो ऐसी स्थिति में S1 भी जर्मिनेट होगा और S2 भी जर्मिनेट होगा। क्लियर है। एक तीसरी स्थिति और देख लेते हैं अपन, जिसमें अपन देखते हैं कि मान लो ये अपन ने स्टाइल बनाई यहाँ पर, ठीक है, और अब इसके अंदर क्या मौजूद है, S2 और S4 मौजूद है। क्लियर है। जीनोटाइप, चूंकि जो जीनोटाइप है, पोलन जो बनेंगे वो तो वही बनेंगे क्योंकि पेरेंट्स S1 और S2 है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में फिर अपन देखते हैं क्या पोजीशन होगी, जो S1 प्रकार का पोलन ग्रेन है उसके ऊपर दोनों ही प्रकार की प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि स्पोरोफिटिक टिश्यू के द्वारा निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसी तरह से S2 है, उसमें भी दोनों प्रकार की प्रोटीन है। अब नियम के अनुसार तो S2 मौजूद है तो S2 तो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन S1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, पिस्टिल के अंदर, तो होना चाहिए क्या,
S1 जर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन S1 जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि S1 की जो भित्ति है उस भित्ति के ऊपर दोनों प्रकार के प्रोटीन मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में S1 होते हुए भी क्योंकि इसकी वॉल के ऊपर H2 प्रकार के प्रोटीन है जो कि इसको पहचानेंगे, क्योंकि पिस्टिल के अंदर भी एक H2 प्रोटीन मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में ये अंकुरित नहीं होंगे, ना तो H2 अंकुरित होगा ना S1 अंकुरित होगा। ये तभी अंकुरित होंगे जब पूर्णतया दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट प्रकार के हो। इसको अपन बोलेंगे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा वापस और समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए इस चीज़। गैमेटोफिटिक का मतलब है कि जो पराग कण हैं उसके अंदर जो प्रोटीन बनेंगे वो प्रोटीन किसके द्वारा निर्धारित होंगे? पराग कण के स्वयं के द्वारा, यानी गैमेटोफिटिक टिश्यू के द्वारा। स्पोरोफिटिक की बात करें कि यहाँ पर पराग कण का जीनोटाइप तो कुछ भी हो, लेकिन उसकी वॉल के ऊपर जो प्रोटीन है वो स्पोरोफिटिक टिश्यू के द्वारा निर्धारित होती है। अब बात करते हैं जैसे पहले इसकी जीएसआई। तो यहाँ पेरेंट है P1 और P2, मान लो S1 और S2 प्रकार के जिनके अंदर एलील मौजूद है। तो दो ही प्रकार के पोलन ग्रेन बनेंगे, जीनोटाइप दो ही प्रकार का बनेगा, S1 S2 S1 S2 S2। अब तीन कंडीशन अपन ने ली है, तीनों कंडीशन में पेरेंट तो सेम है, 1 2 और 3 पेरेंट है, तीनों सेम पेरेंट है S1 S2 S1 S2 S1 S2। जीनोटाइप के सबका एक समान बनेगा S1 S2 S1 S2 S1 S2। लेकिन पिस्टिल जो है उस पिस्टिल के अंदर देखते हैं कि कौन सा जीनोटाइप है। पहली कंडीशन में अपन देख रहे हैं पिस्टिल के अंदर जीनोटाइप कौन सा? S3 और S4। चूंकि यहाँ पर किसी सेम प्रकार का कोई भी एलील मौजूद नहीं है तो दोनों प्रकार के पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेंगे। यहाँ बात करते हैं S1 और S4। तो S1 प्रकार का तो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि सेम एलील मौजूद है, लेकिन S2 प्रकार का आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह से तीसरी कंडीशन है S1 और S2, तो दोनों ही प्रकार का क्योंकि सेम एलील मौजूद है इसीलिए दोनों प्रकार के जर्मिनेट नहीं होंगे। अब यहाँ फिर से बात कर लेते हैं सेम पोजीशन की। पेरेंट सेम है S1 S2 वाले, जीनोटाइप भी बनेंगे S1 S2 के, लेकिन चेंजेस क्या हो गए यहाँ पर अलग अलग तरीके से। क्यों है? क्योंकि ये जो जीनोटाइप बने हैं पोलन के ऊपर इनका निर्धारण किससे हुआ? स्पोरोफिटिक टिश्यू से हुआ। तो अंदर की तरफ भले ही इसके जैसे S1 प्रकार का पोलन ग्रेन है और ये S2 प्रकार का पोलन है, लेकिन जो वॉल है उस वॉल के ऊपर दोनों प्रकार की प्रोटीन मौजूद है, S1 भी मौजूद है और S2 भी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि दोनों प्रकार के एलील जो है पिस्टिल के दोनों प्रकार के एलील पूर्णतया डिफरेंट नहीं हो तब तक ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ कंडीशन अपन ने देखा S1 और S3 है, ठीक है, ऊपर की तरफ है S1 और S2। तो S1 जर्मिनेट तो नहीं होगा जैसे इसमें हुआ था, लेकिन S2 तो होना चाहिए, लेकिन S2 भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं जर्मिनेट हो रहा है? क्योंकि S2 की वॉल के ऊपर S1 प्रकार के भी प्रोटीन मौजूद हैं और वो किससे इंटरक्रिया कर रहे हैं? S1 एलील से इंटरक्रिया कर रहे हैं। इसलिए ना तो S1 वाला ना ही S2 वाला दोनों ही जर्मिनेट नहीं होंगे। फिर कंडीशन देखते हैं S2 और S4। तो फिर वही कंडीशन, ना तो S1 वाला जर्मिनेट होगा ना S2 वाला जर्मिनेट होगा। लेकिन जर्मिनेट कब होंगे? जब पूर्णतया विभेदित होंगे, पूर्णतया डिफरेंट प्रकार के एलील मौजूद होंगे। तो अगर पिस्टिल के अंदर S3 और S4 है तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये था इनका जेनेटिक बेसिस या आनुवंशिक आधार। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आया होगा। अपने 2-3 बार समझाने की कोशिश की इसको, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ में बुक लेकर इसको पढ़िए भी। मैं वीडियो के साथ में इसके कुछ लिंक भी शेयर करूंगा जहां से इसको आप आसानी से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।